नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। फोकस रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन की, आप कह सकते हैं, रासायनिक दुनिया पर। हाँ, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये। हमारे पास कुछ रसायन शास्त्र के पाठ्य अंश है और हमारा मिशन है इनके बर्ताव के पीछे के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझना। बिल्कुल। और उनकी मुख्य अभिक्रियाएं, रिएक्शंस, वो कैसे होती हैं। हाँ, और ये भी कि ये दोनों मतलब एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? सही कहा। और इस पूरी कहानी के कह सकते हैं केंद्र में है इनका दिल। हाँ, मतलब ध्रुवीय कार्बोनिल समूह CO। अच्छा, CO समूह। हाँ, ये छोटा सा दिखने वाला समूह ही है जो इनकी ज्यादातर केमिस्ट्री को तय करता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इसी दिल को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये कार्बोनिल समूह CO आखिर है क्या? स्रोत बताते हैं कि ऑक्सीजन वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा माइनस जैसे कहते हैं। और कार्बन पर? और कार्बन पर उतना ही, पर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस। अच्छा। ये जो चार्ज का बंटवारा है ना, यही उस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेमी। प्रेमी। हाँ, वो ऐसी चीजों की तलाश में रहता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों, जिन्हें हम नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल NU- कहते हैं। तो ज्यादातर रिएक्शंस इसी आकर्षण का नतीजा है। बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल का उस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करना। ये बात तो समझ आ गई कि कार्बोनिल कार्बन पर हमला हो सकता है, लेकिन एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी। हाँ, कि एल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले आमतौर पर ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा अंतर है दोनों में। आखिर ऐसा क्यों है, ये समझना जरूरी होगा। हाँ, और इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि केमिस्ट इन्हें अलग अलग सिंथेसिस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो पहली वजह है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। सोचिए, कीटोन में क्या होता है। कार्बोनिल कार्बन से दो एल्काइल समूह जुड़े होते हैं। हाँ। और एल्काइल समूह होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा। तो ये समूह क्या करते हैं, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं। उसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख है उसे थोड़ा शांत कर देते हैं। जबकि एल्डिहाइड में ज्यादा से ज्यादा एक ही एल्काइल समूह होता है, या कभी कभी तो सिर्फ हाइड्रोजन। हाँ, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में। बिल्कुल। तो उसका कार्बोनिल कार्बन ज्यादा पॉजिटिव रहता है, ज्यादा भूखा रहता है। यानी न्यूक्लियोफाइल के लिए वो ज्यादा आकर्षक है। समझ गई। और दूसरी वजह क्या बताई थी? दूसरी वजह है त्रिविम प्रभाव, मतलब स्टेरिक इफेक्ट्स। स्टेरिक इफेक्ट। जगह की कमी। हाँ बिल्कुल, कीटोन में दो एल्काइल समूह हैं जो अक्सर थोड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में रुकावट डालते हैं, जैसे गेट पर दो गार्ड खड़े हों। अच्छा। इसे त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस। जबकि एल्डिहाइड में भीड़ कम होती है, क्योंकि एक तरफ अक्सर छोटा सा हाइड्रोजन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमला करना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पार्किंग लॉट। एल्डिहाइड मतलब एक पार्किंग स्पेस जहां एक साइकिल, हाइड्रोजन और एक कार खड़ी है। हाँ, तो एक बड़े ट्रक न्यूक्लियोफाइल के लिए घुसना आसान है। सही। और कीटोन मतलब जहां दो बड़ी SUVs एल्काइल समूह खड़ी हैं। ट्रक के लिए घुसना बहुत मुश्किल। बढ़िया उपमाएं, बिल्कुल सही। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लैब में बनने वाले अणुओं की रणनीति तय करता है। अच्छा, वैसे यहाँ एक छोटी सी बात और है। बताइए। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, हाँ। वो अपने एलिफेटिक भाइयों की तुलना में थोड़े कम प्रतिक्रियाशील होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। ऐसा क्यों? एरोमेटिक रिंग का रेजोनेंस प्रभाव होता है ना, हाँ। वो भी कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा और कम कर देता है। अच्छा, तो रेजोनेंस का भी रोल है। ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि कार्बोनिल समूह क्या है और एल्डिहाइड कीटोन की प्रतिक्रियाशीलता में फर्क क्यों है। हाँ, अब देखते हैं कि ये यौगिक असल में किस तरह की अभिक्रियाएं दिखाते हैं। स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से दो तरह की हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ, और दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। पहले पहली वाली को देखते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक। इसमें बस न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोजन साइनाइड HCN का योग। HCN का जुड़ना। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन HCN से जुड़कर साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। साइनोहाइड्रिन। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि इसमें एक नया कार्बन कार्बन बंध बनता है। अणु की लंबाई बढ़ जाती है। इसे स्टेप अप रिएक्शन भी कहते हैं। स्टेप अप रिएक्शन, अच्छा। और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी कुछ होता है? हाँ, NaHSO3 संतृप्त जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करके ये क्रिस्टलीय योगात्पाद बनाते हैं। क्रिस्टलिया मतलब सॉलिड? हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मजे की बात यह है कि ये उत्पाद आसानी से वापस टूटकर ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन दे देते हैं, अगर आप तनु अम्ल या क्षार डालें। अच्छा, तो इसका क्या फायदा? फायदा ये कि इस रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्सचर से अलग करने या शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, ये तो काम की चीज है। बिल्कुल। अच्छा, और अल्कोहल के साथ क्या होता है? मैंने सुना था यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन का बर्ताव थोड़ा अलग है। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प अंतर है। एल्डिहाइड जो हैं वो अल्कोहल के साथ 2 स्टेप्स में रिएक्ट करते हैं। HCl उत्प्रेरक चाहिए होता है, वो भी सूखा हुआ। 2 स्टेप्स? हाँ, पहले बनता है एक अस्थिर सा हेमीएसिटिल। हेमीएसिटिल? और फिर वो अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक स्थिर एसिटिल बनाता है। एसिटिल यानी 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ गए। हाँ, एक तरह से जिमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड बनता है। और कीटोन, वो भी एसिटिल बनाते हैं? कीटोन सामान्य मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ इतनी आसानी से एसिटिल नहीं बनाते। लेकिन अगर एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे डायॉल लें, मतलब जिनमें 2 OH समूह हों, हाँ, तो कीटोन उनके साथ रिएक्ट करके चक्रीय कीटल बनाते हैं। चक्रीय कीटल, साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ, और इन चक्रीय कीटल का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल है। क्या? इन्हें संरक्षक समूह यानी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कीटोन ग्रुप भी है और कोई और सेंसिटिव ग्रुप भी है, और आप रिएक्शन सिर्फ उस दूसरे ग्रुप पर करवाना चाहते हैं, कीटोन पे नहीं। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, पहले कीटोन को चक्रीय कीटल में बदल देते हैं। अच्छा, ये एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया कीटोन के लिए। अच्छा। फिर आप अपनी मनचाही रिएक्शन दूसरे ग्रुप पर करते हैं और अंत में उस कवच को मतलब चक्रीय कीटल को हटा देते हैं और वापस कीटोन ग्रुप मिल जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है रिएक्शन को कंट्रोल करने का। हाँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, वो भी तो होता है? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX का एडिशन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिंथेटिक रिएक्शन है। इससे क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर आपको अल्कोहल मिलते हैं। अल्कोहल? अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, बाकी एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। बहुत उपयोगी रिएक्शन है ये भी। ठीक है, ये तो हुई योगात्मक अभिक्रियाएं। अब उन रिएक्शंस की बात करते हैं जहां कुछ जुड़ता तो है पर फिर कुछ निकल भी जाता है। हाँ, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। इसका सबसे आम उदाहरण क्या है? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, मतलब NH2-Z टाइप के कंपाउंड्स। NH2-Z? Z क्या है यहाँ? Z कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे OH हाइड्रोक्सिलामीन, NH2 हाइड्रोजीन, NHCO NH2 सेमीकार्बोजाइड या फिनाइल ग्रुप वगैरह। अच्छा, तो होता क्या है इसमें? इसमें भी पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया डेरिवेटिव कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद पानी का एक मॉलिक्यूल -H2O निकल जाता है। एलिमिनेशन? अच्छा, इसीलिए योगात्मक विलोपन। बिल्कुल। और नतीजा होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N होता है। C डबल बॉन्ड N बॉन्ड। जैसे अगर हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH से रिएक्शन हो तो ऑक्सिम बनता है, हाइड्रोजीन NH2NH2 से हाइड्रोजोन, सेमीकार्बोजाइड से सेमीकार्बोजोन। और इन उत्पादों का क्या फायदा? इनका एक बड़ा फायदा है पहचान में, कैरेक्टराइजेशन में। कैसे? जैसे एक रिएजेंट है 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन, जिसे DNPH या ब्रैडीकार्बोकर्मक भी कहते हैं। हाँ, सुना है। इसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करके जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं, वो अक्सर रंगीन क्रिस्टल या ठोस होते हैं। रंगीन ठोस? हाँ, पीले, नारंगी या लाल रंग के। और उनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल निश्चित होता है। अच्छा। तो अगर आपके पास कोई अनजान एल्डिहाइड या कीटोन है तो आप उसका DNPH डेरिवेटिव बनाकर और उसका मेल्टिंग पॉइंट मापकर उसकी पहचान कर सकते हैं। ये लैब में बहुत कॉमनली यूज होता है। दिलचस्प। तो ये पहचान के लिए उपयोगी हैं। अब उन अभिक्रियाओं पर आते हैं जहां अणु खुद से ही जुड़कर कुछ बड़ा बनाते हैं। संघनन अभिक्रियाएं। हाँ, कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसमें aldol संघनन का नाम बहुत सुना है। हाँ, aldol कंडेंसेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
खासकर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए। ये किन में होती हैं? ये उन एल्डिहाइड और कीटोन में होती है जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब? कार्बोनिल कार्बन COO के ठीक बगल वाले कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, और रिएक्शन कैसे होती है? ये तनुसार जैसे डाइल्यूट NaOH या KOH की उपस्थिति में होती है। इसमें एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। और बनता क्या है? पहले बनता है एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे एल्डोल कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल। एल्डोल या कीटोल। हाँ, और अगर इस प्रोडक्ट को थोड़ा गर्म कर दें तो इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2O, और एक अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है? हाँ, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये छोटे अणुओं से बड़े और जटिल अणु बनाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर दो अलग-अलग एल्डिहाइड या कीटोन लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो? हाँ, उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। अगर दोनों शुरुआती कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन हैं तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पेचीदा कैसे? क्योंकि तब 4 अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, खुद से जुड़ने वाले 2 और एक दूसरे से जुड़ने वाले 2। तो मिक्सचर बन जाता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। लेकिन उन एल्डिहाइड का क्या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं? आपने बताया था फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। हाँ। क्या वो चुपचाप बैठे रहते हैं? नहीं, उनके लिए भी एक खास रिएक्शन है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो, ये नाम भी सुना है। हाँ, ये उन एल्डिहाइड की खासियत है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब ऐसे एल्डिहाइड को सांद्र क्षार मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है? तब वो एक अजीब सा काम करते हैं जिसे असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन, ये क्या है? मतलब एक ही पदार्थ के कुछ अंग ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कुछ रिड्यूस। एक ही सब्सटेंस खुद ही? हाँ, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल संगत अल्कोहल में बदल जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। और दूसरा मॉलिक्यूल उसी समय संगत कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। कमाल है, एक ही तीर से 2 निशाने, वो भी खुद पर। हाँ बिल्कुल, और क्रॉस कैनिज़ारो भी होती है जहां 2 अलग-अलग ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करते हैं। हमने शुरू में सुना था कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, हाँ, जबकि कीटोन थोड़े जिद्दी होते हैं। ये बिल्कुल सही है, और ये उनके बीच एक और बड़ा अंतर है। एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यहां तक कि हल्के ऑक्सीकारक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी। क्या बनाते हैं ऑक्सीडाइज होकर? संगत कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा। और इसी गुण का फायदा उठाकर कुछ क्लासिक टेस्ट बने हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करने के काम आते हैं। अच्छा, जैसे कि वो टॉलन परीक्षण जिसमें चांदी का आईना बनता है। हाँ, वही सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलन रिएजेंट होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNH3 2+। हाँ। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और खुद सिल्वर आयन Ag+ रिड्यूस होकर मेटालिक सिल्वर Ag बन जाता है, और वो सिल्वर टेस्ट ट्यूब की दीवार पे जम जाता है। हाँ, और एक खूबसूरत सिल्वर मिरर बनाता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। अच्छा, और दूसरा कौन सा टेस्ट था? फेलिंग परीक्षण। हाँ, फेलिंग टेस्ट। इसमें फेलिंग विलयन होता है जिसमें कॉपर 2 आयन Cu2+ होते हैं, नीले रंग का। ठीक है। एल्डिहाइड से इसे रिड्यूस करके क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का लाल या भूरा अवक्षेप बनाते हैं। लाल अवक्षेप, तो ये भी एल्डिहाइड की पहचान है। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड ही टेस्ट नहीं देते, पर एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड की उपस्थिति कंफर्म करने के लिए क्लासिक तरीके हैं। और कीटोन का ऑक्सीकरण वो कैसे होता है? जैसा आपने कहा, कीटोन सामान्यतः इन माइल्ड एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। उन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, जैसे क्रोमिक एसिड CrO3 या गर्म क्षारीय KMnO4, और साथ में ज्यादा तापमान भी। और तब क्या बनता है? जो वो ऑक्सीडाइज होते भी हैं तो अणु टूट जाता है। कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं और छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। अच्छा, मतलब अणु ही टूट जाता है। हाँ, कीटोन का ऑक्सीकरण थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और रिएक्शन है शायद, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हाँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये एक खास तरह का ऑक्सीडेशन है जो मेथिल कीटोन दिखाते हैं। मेथिल कीटोन? हाँ, मतलब ऐसे कीटोन जिनमें CH3-CO समूह हो, और एसिटाल्डिहाइड CH3CHO भी ये रिएक्शन देता है। अच्छा,
इसमें क्या होता है? इसमें क्षार जैसे NaOH और हैलोजन जैसे आयोडीन की उपस्थिति में वो जो मेथिल ग्रुप है ना CH3, नहीं, वो टूटकर हैलोफॉर्म बना देता है। हैलोफॉर्म जैसे अगर आयोडीन इस्तेमाल करें तो आयोडोफॉर्म बनता है CHI3, जो एक पीला ठोस अवशेप होता है। पीला अवशेप। हाँ, और अणु का बाकी हिस्सा कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये मेथिल कीटोन की पहचान का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ गया। ये तो हुई ऑक्सीकरण की बात। अब अगर हमें कार्बोनिल समूह को वापस बदलना हो, मतलब उसका अपचयन रिडक्शन करना हो तो? हाँ, रिडक्शन के भी कई तरीके हैं। अगर हमें अल्कोहल बनाना हो तो? अगर कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में बदलना है तो एल्डिहाइड से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटून से बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। और इसके लिए रिएजेंट कौन से हैं? इसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या ज्यादा शक्तिशाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAH4 जैसे अभिकर्मक इस्तेमाल होते हैं, या हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल, प्लैटिनम जैसे उत्प्रेरक भी। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन को पूरी तरह हटा देना हो और वहां 2 हाइड्रोजन लगाने हो, मतलब C डबल बॉन्ड O को सीधा -CH2 समूह में बदलना हो। हाँ, ये भी बहुत जरूरी रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन। इसके लिए 2 मशहूर तरीके हैं। कौन कौन से? एक है क्लीमेंसन अपचेन, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें जिंक, एमलगम, ZnHg और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का इस्तेमाल होता है। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ZnHg और HCl, ठीक है। हाँ। और दूसरा तरीका? दूसरा है वुल्फ-किश्नर अपचेन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये कैसे होता है? इसमें पहले कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रेजीन H2NH2 से कराकर हाइड्रोजोन बनाते हैं। अच्छा, वही हाइड्रोजोन जो पहले बना था। हाँ, और फिर उस हाइड्रोजोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जैसे किसी प्रबल क्षार के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे किसी उच्च क्वथनांक वाले विलायक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में गर्म करते हैं। तो ये बेसिक मीडियम में काम करता है। हाँ, ये क्षारीय माध्यम में काम करता है। तो दोनों ही C डबल बॉन्ड O को -CH2 में बदल देते हैं। हाँ, दोनों का काम वही है। तो फिर 2 अलग अलग तरीके क्यों? चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कोई और ग्रुप तो नहीं है जो एसिड या बेस के प्रति सेंसिटिव हो। अगर मॉलिक्यूल एसिड सेंसिटिव है तो वुल्फ-किश्नर इस्तेमाल करेंगे, अगर बेस सेंसिटिव है तो क्लीमेंसन। अच्छा, ये बात है। बहुत खूब। यानी कार्बोनिल समूह को बदलने के कितने सारे रास्ते हैं। आखिर में एक स्थिति और बचती है। कौन सी? जब कार्बोनिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, जैसे बेंजेल्डिहाइड या एसिटोफिनोन में, तब क्या होता है अगर रिंग पर कोई और रिएक्शन करानी हो? हाँ, अच्छा सवाल है। तब कार्बोनिल समूह बेंजीन रिंग पर होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, जैसे नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण वगैरह। कैसे प्रभावित करता है? देखिए, कार्बोनिल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और रेजोनेंस से भी वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है, मतलब निष्क्रिय या डीएक्टिवेटेड हो जाती है। डीएक्टिवेटेड। हाँ, और ये डीएक्टिवेशन खासकर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ज्यादा होता है। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पर। तो फिर नया ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर? बिल्कुल सही। नतीजा ये होता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2 वरीयता से मेटा स्थिति पर जुड़ता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन मेटा निर्देशी समूह हुए। एकदम सही, वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। समझ गई। तो आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन की केमिस्ट्री की काफी गहराई से पड़ताल की है। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे वो कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता ही उनकी सारी कहानी लिखती है, क्यों एल्डिहाइड ज्यादातर कीटोन से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कारण। और ये क्यों मायने रखता है, और फिर उनकी कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के पैटर्न देखे, जैसे नाभिक स्नेही योग विलोपन, संघनन जैसे एल्डोल और कैनिजारो, और ऑक्सीकरण अपचयन जिसमें टॉलिन, फेलिंग, क्लीमेंसन, वुल्फ-किश्नर जैसी महत्वपूर्ण रिएक्शंस शामिल हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सही कहा। इन अभिक्रियाओं का व्यवहारिक महत्व बहुत ज्यादा है। हमने देखा कैसे कुछ रिएक्शंस शुद्धिकरण और पहचान में मदद करती हैं, जैसे वो DNPH डेरिवेटिव या बाइसल्फाइड एडिशन। हाँ, तो वहीं दूसरी अभिक्रियाएं जैसे एल्डोल, कैनिजारो, ग्रिग्नार्ड एडिशन, अपचयन,
ये हमें नए और अलग अलग तरह के अणु बनाने की ताकत देती हैं। जैसे अल्कोहल, साइनोहाइड्रिन, एल्कीन। और भी बहुत कुछ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टूल बॉक्स के कह सकते हैं बहुत जरूरी औजार हैं। वाकई। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे कैसे कार्बोनिल समूह जैसे बस एक छोटे से फंक्शनल ग्रुप के बर्ताव को समझकर हाँ, उसके जुड़कर कुछ निकालने, खुद से जुड़ने या बदलने के तरीकों को जानकर रसायनज्ञ कितने अलग अलग और जटिल अणु बनाने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। ये कार्बनिक रसायन विज्ञान की असली रचनात्मक शक्ति को दिखाता है। एक छोटे से समूह से कितनी विविधता। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।